बुग्गू टोय। हेलो दोस्तों, मैं हूँ बुग्गू। आप देख रहे हैं बुग्गू की कहानियाँ। आरती, जल्दी से दोनों बोतल में पानी भर दे। माँ, मुझे भी स्कूल के लिए तैयार होना है। अच्छा, तुझे बहुत जल्दी है स्कूल जाने की, क्योंकि तुझे ही तो पढ़कर कलेक्टर बनना है। माँ, मुंह बंद कर, एक शब्द भी नहीं बोलना। सुनने की आदत डाल ले, अगले घर जाना है। आरती सहमी हुई सी गई और दोनों भाई सोनू और मोनू को पानी की बोतल भर कर दे दी। उनकी स्कूल बस आई और दोनों स्कूल चले गए, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे। आरती सरकारी स्कूल में पढ़ती थी। उसने अपना थैला उठाया और स्कूल के लिए तेज भागी। अरे आओ, आ गए मेरे राजा बेटा स्कूल से। दादी, मैं भी आ गई। हाँ, तू तो बहुत अच्छा काम करने गई थी। इसको हर बार बीच में बोलना होता है। अब खड़ी खड़ी क्या सुन रही है? मुझे खाएगी क्या? जाकर भाइयों के लिए ठंडा पानी ला। मासूम आरती को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो अंदर गई और भाइयों के लिए पानी ले आई। इसके साथ साथ और भी घर के छोटे बड़े काम आरती से करवाए गए। शाम को निर्मला ने अपने दोनों बेटों से कहा, मेरे प्यारे बेटो, आओ दोनों पढ़ाई कर लो। माँ, मुझे खेलना है। माँ, मुझे भी खेलना है। बेटा, पहले पढ़ाई कर लो, बाद में खेल लेना। तुम्हें पढ़ाई करके अफसर बनना है। ठीक है माँ, ठीक है माँ, लेकिन मुझे पानी पीना है। मेरे लाडले बेटे, तो पानी की जगह दूध पी। मैं अभी तुम दोनों के लिए दूध लेकर आ रही हूँ। आरती भी वहीं खड़ी होकर सुन रही थी। आरती ने अपनी माँ से कहा, माँ, मेरे लिए भी दूध ले आइए। हाँ, तुझे ही तो खेत में हल चलाना है, जाकर चुपचाप मेरे साथ रसोई में काम करवा। माँ, मुझे भी पढ़ाई करनी है, नहीं तो टीचर स्कूल में मारेंगी। अगर तूने यहाँ ज्यादा जुबान चलाई तो मैं तुझे मारूंगी। चल, सब्जी दो जाकर। 5 साल की मासूम आरती को ये भेदभाव समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है। वो आंखों में आंसू लिए रसोई घर में चली गई और काम में मदद करने लगी, लेकिन उसकी निगाहें किताब को पढ़ते हुए दूध पी रहे भाइयों पर ही थी, क्योंकि वो भी ऐसा जीवन जीना चाहती थी। दिन बीतते गए और आरती 10 साल की हो गई, लेकिन उसके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ गया था। वहीं उसके भाई अब पहले से और ज्यादा आजाद हो गए थे। माँ, मैं स्कूल जा रही हूँ। सीधी स्कूल जाना और सीधे घर आना। रास्ते में या स्कूल में किसी से बात मत करना। ठीक है माँ। निर्मला। जी माँ जी। तुझे ये स्कूल भेजनी ही क्यों है? अब तो 10 साल की भी हो गई है। और 1-2 साल अपने मन की करने दो, फिर घर में बिठाकर ब्याह करा दूंगी। 1-2 साल में इसे पंख लग जाएंगे। देख, अभी से कितनी उड़ रही है। ठीक है माँ जी, मैं सोनू के पापा से बात करूंगी और इसका स्कूल जाना बंद करूंगी। हाँ, इसे घर में बैठा और घर के काम सिखा, वही ससुराल में काम आने वाले हैं। हाँ माँ जी, सिखाती तो हूँ, लेकिन काम करती ही नहीं है। हाँ, तेरे हाथों में दम नहीं है क्या? जब बात न सुने मुंह पे मार। क्योंकि इसका बिगड़ना ठीक नहीं है, दूसरे के घर भी तो जाना है। ठीक है माँ जी, मैं उसे कल से स्कूल नहीं जाने दूंगी। 10 साल की उम्र में ही आरती को सरकारी स्कूल में भी नहीं भेजने का फैसला हो गया, जबकि उसके भाई एक प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाते थे। हाँ निर्मला, बोलो, तुम्हें क्या जरूरी बात करनी थी? मैं बताती हूँ। हाँ माँ। अरे, आरती को कब तक पढ़ाएगा? अरे, लड़की है, क्यों अपनी जिंदगी खराब करवा रहा है? हाँ माँ, 1-2 साल बाद रोक दूंगा, फिर 1-2 साल के बाद में शादी कर दूंगा। इसको रोटी ही तो बनानी है, तो उसकी तैयारी करवा। और जो इसके पढ़ाई से पैसे बचे हैं, उन्हें अपने बेटों पे खर्च कर। माँ, इसकी पढ़ाई में पैसे नहीं लगते, सरकारी स्कूल है ना।
इसके जन्म पर भी तो तूने मेरी बात नहीं मानी थी और अभी भी नहीं मान रहा है। माँ, मैं खुद नहीं चाहता कि ये स्कूल जाए, लेकिन दिखावे के लिए भेजना पड़ता है। लेकिन यदि आप कह रही हैं तो ठीक है, कल से ये स्कूल नहीं जाएगी। हाँ, और निर्मला तू इसे कल से ही रोटी बनाना और बाकी सभी घर के काम सिखा दे, ताकि ससुराल से हमें ताने ना मिले। मासूम आरती की आंखों के सामने उसकी जिंदगी का ये फैसला लिया जा रहा था, लेकिन उस बेचारी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने डरते डरते अपने पिता से कहा, पापा, मैं पढ़ना चाहती हूँ, मुझे स्कूल जाना अच्छा लगता है। देख देख कैसे बाप के सामने पटर पटर जीभ चला रही है, ये ना कि चुप हो जाऊं। कोई नहीं माँ, बोलने दो, इसको भी सच सुनने का अधिकार है। बोल आरती। पापा, मुझे पढ़ाई करना अच्छा लगता है। देख, मुझे तुझसे नौकरी नहीं करवानी है। पापा वो सुन पहले, और ससुराल वाले चाहे घर में काम करवाओ या नौकरी करवाओ, लेकिन कमाएगी तो उनके लिए ही ना, मेरे लिए तो नहीं कमाएगी, तो मैं पैसे क्यों लगाऊं? दोनों भैया भी तो स्कूल जाते हैं। अपना मुंह बंद रख, मेरे बेटों के बारे में एक शब्द भी मत बोलना। उस घर में नन्ही आरती से कोई प्यार करने वाला नहीं था। वो चुपचाप अंदर जाकर रोने लगी। तभी उसकी माँ ने आवाज लगाई, हमारे पास इतना समय नहीं है कि तेरा रो ना सुने, चुपचाप बाहर आ और सभी के लिए खाना परोस कर दे। आ रही हूँ माँ। हाँ, और पानी भी दे देना, और खुद थाली लेकर मत बैठ जाना, पहले सबको खाना देना। ठीक है माँ। और ये रोना बंद कर, अब शगुन कहीं की, जब मेरे बच्चे खाना खाने बैठेंगे तभी रोती है। आरती आंसू पोंछ कर आई और अपने पापा, दोनों भाई और दादी को खाना दिया। सभी के खाने के बाद झूठे बर्तन भी धो दिए और फिर बचा हुआ थोड़ा सा खाना लेकर खुद खाने लगी। खाना खाते हुए उसको 5 मिनट हो गए, तभी उसकी दादी ने आवाज लगाई, कितनी देर से खा रही है, जल्दी खाया कर, ऐसे तो घंटों बीत जाएंगे। जी बस खत्म होने वाला है। हाँ, ससुराल जाना है, वहाँ ऐसे देर से खाएगी तो भूखी मर जाएगी, इसलिए जल्दी खाना खाना सीख ले। ठीक है। आरती दादी के डर से जल्दी जल्दी खाना खा लेती है। उस 10 साल की बच्ची को समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे कहाँ जाना है, जहाँ के लिए उसे बचपन से तैयार किया जा रहा है। सुबह को आरती की आंख नहीं खुली, तभी उसकी दादी जगाने आई। आरती आराम से सो रही थी। उठना नहीं है क्या, जो ऐसे सोई पड़ी है और फैल कर सोती है? तमीज में सोना सीख ले, अगले घर जाना है, हमारी नाक कटवाएगी। आरती उठकर घर के कामों में लग जाती है और काम सीखते सीखते और ससुराल जाने की सुनते सुनते उसके 4 साल और निकल जाते हैं और अब उसके ससुराल जाने का समय भी आ गया। सभी मिलकर उसके लिए लड़का ढूंढने लगते हैं। एक दिन दादी ने आरती को बाहर दुकान पर सामान लेने भेजा, लेकिन वो रोते भागते हुए घर में आई। क्या हुआ, इतनी क्यों रो रही है? हाँ बोल, क्या हुआ? दादी, वो दुकान वाला काका मेरे साथ, उसने। दादी ढंग से बोलना, वैसे तो बहुत जुबान चलती है। माँ, काका ने मेरा हाथ पकड़ा। इतना सुनकर उसकी दादी और माँ ने उसे बहुत पीटा। तू ही कम नहीं है, तूने ही अपनी अदाएं उसे दिखाई होंगी। कितनी बार कहा है ठीक से दुपट्टा ओढ़कर जाया कर। दादी, मैंने कुछ नहीं किया। और ध्यान से सुन, तूने ये सब हमें बता दिया है, लेकिन अब किसी और को मत बताना, नहीं तो हमारी बहुत बदनामी होगी। और आज से तेरा बाहर जाना बंद। हाँ, वैसे भी इसका जल्दी ही कलेश कट जाएगा। हाँ माँ जी, इसका जल्दी ब्याह करके यहाँ से निकालो, नहीं तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिला देगी। हाँ, मैं आज ही रघु से कहूंगी कि ज्यादा राजकुमार ढूंढने की जरूरत नहीं है, जैसा भी मिल रहा है, जो भी मिल रहा है, जल्दी से ब्याह करके भगा। इस घर से हमने तो झेली न जा रही। अब दोनों सास बहू आरती को ही ताने देने लगी।
बेवजह पिटाई खाकर और शरीर पर चोट के निशान लेकर आरती कमरे के एक कोने में चुपचाप मुंह बंद करके रोने लगी, क्योंकि वहाँ रोने की भी आजादी नहीं थी। दादी, आपको जोक सुनाऊं? ये क्या होता है? वो खेत में मिलने वाली जोक? हा 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 हा। दादी की ये बात सुनकर सभी को बहुत हंसी आ जाती है। रसोई के दरवाजे पर खड़ी आरती भी हंसने लगती है। तभी उसके भाई सोनू को गुस्सा आ गया। वो गुस्से में उठकर आरती के पास गया। आरती डर से कांप गई। सोनू ने तेज आवाज में कहा, तुझे कितनी बार कहा है कि इस तरह मत हंसा कर, समझ नहीं आता जो ऐसे खिलखिलाकर हंसती है? वो मैं ऐसे ही बस। एक बार में समझ जा, नहीं तो किसी दिन मुंह पर थप्पड़ मार दूंगा। ठीक है, गलती हो गई, आगे से नहीं हंसूंगी। अरे क्या हो गया? तू आ जा यहाँ, मेरा लाडला बेटा, यहाँ आ जा। अरे क्या करें, इतना कहती हूँ लेकिन सुनती ही नहीं है। कोई बात नहीं दादी, अब इसके कान मुझे ही खोलने होंगे। ये पिटने के बाद ही सुनेगी। वही तो, मैं इसे समझाते समझाते थक गई कि भाई भी बाप के समान ही है, उसकी तो शर्म किया कर। आरती आंखों में आंसू लेकर मुंह बंद करके रोने लगी। तभी मोनू की भी नजर उस पर पड़ गई। दादी देखो, अभी भी रो रही है। रोना तो इसके कर्म में लिखा है, जब देखो रोती रहती है। इसकी वजह से ही घर में सारी परेशानियां हैं। कोई नहीं दादी, जल्दी इसकी शादी हो जाएगी, फिर हम सब शांति से रहेंगे। हाँ, आरती अब पहले से समझदार हो गई थी। वो रोटियां बना रही थी। मैंने ऐसा क्या कर दिया जो ये मुझे बचपन से इस तरह रखते हैं? भगवान जी, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? मुझसे कोई प्यार क्यों नहीं करता? आरती ये सब सोचते हुए रोटी का ध्यान नहीं रखती और फिर रोटी जल गई। ये देखकर उसकी माँ भी आग बबूला हो गई। रघु भी तब तक आ गया था। किन सपनों में खोई रहती है जो रोटी भी जलाती? तू कमा कर लाती है जो ऐसे बर्बाद कर रही है। अभी इसके दहेजे में भी आग लगानी है, वहाँ भी पैसा चाहिए। पता नहीं भगवान ने ये बोझ मेरी छाती पर ही क्यों रख दिया। इसके चक्कर में सारे पैसे खर्च हो जाएंगे और मेरे बेटों के लिए कम रह जाएगा। तब भी बर्बाद करने में लगी है, इसको शांति कहाँ है? अरे तू जानती भी है कि कितना खर्चा करके तुझे हम दहेज दे रहे हैं। देखो, अब ऐसे चुपचाप बैठी है जैसे कुछ जानती भी नहीं है। अब क्यों बोलेगी? सपनों में खोकर एक रोटी बर्बाद कर दी। अब तुझे ये खानी पड़ेगी और आज एक ही रोटी मिलेगी। ये तेरी सजा है। मैं बहुत रोना चाहती हूँ, मैं चीख चीख कर रोना चाहती हूँ, लेकिन इस घर में मुझे रोने की भी आजादी नहीं है। आंसू आंखों से बाहर लाने की भी आजादी नहीं है। साल बदल रहा था, लेकिन आरती की जिंदगी में कुछ नहीं बदला था और उसकी जिंदगी 1 साल आगे बढ़ गई। अब वो 15 साल की हो गई और उसकी शादी के दिन भी पास आ गए। अब ढंग से चाय पकड़नी सीख ले। अब 1 महीने के बाद ब्याह होना है तेरा। ये क्यों कुछ सीखेगी? इसे तो मेरी इज्जत खराब करवानी है वहां जाकर। क्या करे पापा इसका? छोड़ बेटा, 1 महीने बाद खुद यहाँ से चली जाएगी। तू क्यों अपना दिमाग खराब कर रहा है? आजा मेरा लाडला बेटा। दादी ने सोनू को दुलार से अपने पास बिठाया। आरती भी वहीं खड़ी थी। मैंने सब देख लिया है, अच्छे लोग हैं, अच्छा लड़का है। 1 महीने बाद ब्याह की तारीख तय हुई है। ये बहुत अच्छी खबर है, वरना इस गंवार से कौन ब्याह करता? माँ, इसके गंवार होने की वजह से मोटा दहेज देना पड़ रहा है। कितना ज्यादा पैसे देने हैं क्या? हाँ, लेकिन मैंने लड़का बजट वाला ही ढूंढा है जो हमारे बजट में हो जाए और ज्यादा कुछ मांग भी नहीं रहे हैं। कभी कभी सोचती हूँ कि ये पैदा ही क्यों हो गई। कोई नहीं माँ, हो जाएगा सब। ये सब सुनकर आरती ने आज पहली बार बोलने की हिम्मत की और कहा, मैं ये शादी नहीं करूंगी। इतना सुनकर सभी लोग गुस्से में खड़े हो। क्या कहा? तेरी इतनी हिम्मत?
अरे डूब कर क्यों नहीं मर गई कहीं, ऐसी बातें करती है, तुझे किसने दिया ये हक। राम राम राम, ऐसी बात करती है, तुझे शर्म नहीं आती। अरे हमारी ना सही तो बाप की तो इज्जत कर ले, या वो भी बस की नहीं है। नहीं नहीं, इसने तो हमारा घना जन्म दुखी कर रखा है, इसको समझ नहीं आएगा। दादी और निर्मला बहुत क्रोधित हो गईं और उन दोनों ने आरती को बहुत पीटा। तभी रघु ने दोनों को अलग किया। छोड़ो, इसको पीट कर क्यों अपने हाथ गंदे कर रहे हो? दादी और निर्मला दोनों अलग हो गईं, लेकिन आरती आज किसी से डर नहीं रही थी। पिटने के बाद भी उसने बेबाकी से कहा, मैंने कह दिया कि मैं शादी नहीं करूंगी और ये मेरा फैसला है। सोनू ने आगे बढ़कर अपनी बहन को एक थप्पड़ मारा। अब तुझे हर बार तेरी मर्यादा सिखानी पड़ेगी क्या? मुझे शादी नहीं करनी। क्या करेगी फिर? जिंदगी भर हमारी छाती पर ही बैठना है? ये मेरा भी घर है। ओह अच्छा। बस अब चुप भी कर आरती, ये तेरा घर नहीं है, ये घर सोनू और मोनू का है। तू पराया धन है। हाँ, और सुन, तुझे इस घर से जाना ही होगा। बेचारी आरती के पास अब कोई जवाब नहीं बचा था। वो रोते हुए छत पर चली गई। आरती वहां बैठकर खूब रोती है। मैं क्या करूं, ये मेरी जिंदगी है, लेकिन इस पर मेरा ही अधिकार नहीं है। ये कैसी रीत है भगवान। आरती का रो रो कर बुरा हाल था। वहीं नीचे सभी पितृसत्ता के नमूने बहुत क्रोध में बैठे थे और जल्दी से जल्दी आरती को विदा करने की तैयारी कर रहे थे। आज इस लड़की ने हद ही कर दी। पापा, अब हमारी बिल्ली हमें ही आंखें दिखाने लगी है। उसने आज तक मुंह नहीं खोला और आज मेरा किया हुआ फैसला बदल रही है। पापा, चाहे कुछ भी हो जाए, उसकी बातों में नहीं आना। अरे महिला की बातों में मर्द नहीं आया करते, महिला पैर की जूती होती है। हाँ, महिला की बातों को तवज्जो नहीं देनी चाहिए। महिला को पैरों में रखा जाता है, उसको सिर पर नहीं बैठाया जाता। हाँ माँ, लेकिन ये लड़की मर्दों के सर पर बैठना चाहती है। तू मर्द है, अरे तेरे सामने इसे कांपना चाहिए। तूने इतनी छूट ही क्यों दी है? माँ, अब बहुत हुआ। आज के बाद वो मुंह ही नहीं खोल पाएगी, क्योंकि मुझे जबान बंद करवानी आती है। तभी रघु छत पर गया। वहां आरती बैठकर रो रही थी। रो ले और रो ले, तुझे ये आज़ादी भी हमने ही दी है। जब ससुराल जाएगी ना, तब पता चलेगा तुझे। हाँ, मेरी एक बात ध्यान से सुन और जीवन में कभी नहीं भूलना। जी पापा। तू महिला है और महिला का जन्म सेवा के लिए ही हुआ है। इसीलिए पुरुषों के सामने जबान मत चलाया कर। जी ठीक है पापा। हमारी किताबों के अनुसार और हमारे पूर्वज भी यही कहते आए हैं कि महिला को बचपन में पिता, फिर भाई और शादी के बाद पति और बुढ़ापे में बेटे के अधीन ही रहना होगा। जी ठीक है। अरे अधीन का मतलब भी समझती है? नहीं। अधीन मतलब गुलाम। तू अपने मन से कभी कुछ नहीं कर सकती, इसलिए तू तमीज में रहना सीख ले। ठीक है पापा। और सोनू मोनू से भी इज्जत से बात करना सीख ले। जी ठीक है पापा। रघु ने आरती को सब समझा दिया और नीचे चला गया। लेकिन पिता से ये सब सुनकर आरती का रो रो कर और भी बुरा हाल हो गया। भगवान, आपने महिला और पुरुष में भेदभाव क्यों किया? क्यों ऐसा बनाया कि मुझे पूरी जिंदगी ऐसे ही रहना है? भगवान, अगर यही बेटी का जीवन है तो अगले जन्म मोहे बेटी ना कीजो। ऐसा कहकर आरती खूब रोई और इसी तरह दिन बीतते रहे। आरती की शादी की तैयारियां चल रही थीं। सभी लोग खाना खा चुके थे और अब फेरों का समय आ गया। लेकिन दूल्हा मयंक नशे में झूम रहा था। उसे देखकर आरती कुछ परेशान हुई, लेकिन उसके पिता रघु ने उसे आंख दिखाई तो वह सहम गई
और चुपचाप मंडप में जाकर बैठ गई। लेकिन नशे में झूमते हुए मयंक ने उसे घूर कर देखा और कहा, मैं ये शादी नहीं कर सकता। मयंक की ये बात सुनकर सभी लोग हैरान हो गए और एक दूसरे की तरफ देखने लगे और आपस में बात करने लगे। तभी रघु ने कहा कि दामाद जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? चुप करो, मैं शादी नहीं कर रहा हूं और तुम लोग मुझे दामाद कह रहे हो। ठीक है, लेकिन शादी क्यों नहीं कर रहे हो? मेरी बेटी में क्या कमी है? मुझे दहेज में गाड़ी चाहिए। लेकिन बेटा। माँ, आप चुप रहो, यहाँ मर्दों की बातें चल रही है, यहाँ क्यों बोल रही हो? रघु ने अपनी माँ को डांट दिया और फिर मयंक से पूछा, बोलो बेटा। देखो, मैं गाड़ी लेकर ही शादी करूंगा, अन्यथा यहाँ से बारात वापस जाएगी। तुमने दहेज लेने से इनकार किया था, फिर अब क्यों दहेज मांग रहे हो? हमने मना नहीं किया था, बल्कि कहा था कि जो भी देना है अपनी बेटी को दे देना। हाँ, हम अपनी बेटी को दे रहे हैं दहेज। मैं ये शादी नहीं कर पाऊंगा। अगर अभी गाड़ी दे सकते हो तो दे दो, अन्यथा हम वापस जा रहे हैं। रघु को अपनी बेटी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अपनी माँ के पास गया और पूछा, माँ, यहाँ हमारी बेइज्जती हो रही है, अब बताओ कि क्या करूं? गाड़ी के लिए इतना पैसा कहाँ से आएगा? माँ, वही तो समझ नहीं आ रहा कि अब सारा पैसा अगर इसके ऊपर लगा दूंगा तो बेटों के लिए क्या बचेगा? लड़के वालों से बात करके देख, अगर नहीं मानते हैं तो फिर जाने दे, कहीं और कर देना। ठीक है माँ, वैसे भी इसके ऊपर बेवजह इतने पैसे क्यों लगाऊं? रघु मयंक के पास गया। देखो, हमारा इतना बजट नहीं है। ठीक है, फिर हम बारात वापस लेकर जा रहे हैं। मयंक बारात वापस लेकर चला गया। रघु अपना आपा खो बैठा। उसे आज समाज में बेइज्जती महसूस हुई। वो कुर्सी उठाकर इधर से उधर फेंकने लगा। आरती मंडप में खड़ी होकर रो रही थी। वो गुस्से पर काबू नहीं कर पाया और उसने आरती को बहुत पीटा। उसके चेहरे पर मेकअप के साथ साथ चोट के निशान भी बन गए। इसे क्यों पीट रहा है? माँ, आज आप मुझे मत रोको। इसकी वजह से आज मेरा सिर सबके सामने झुक गया। इसने क्या किया है? इसने मेरी छाती पर बोझ बढ़ाया है। जो भी हुआ है सब इसकी वजह से हुआ है। सोनू ने आरती का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए कमरे के अंदर ले गया और जोर जोर से धक्का देकर नीचे गिरा दिया। जमीन पर पड़ी हुई आरती रोए जा रही थी। भगवान, मैं ही क्यों? अब इसमें भी मेरी क्या गलती है? भगवान, क्यों कर रहे हो ऐसा? सबकी सजा मुझे ही क्यों मिलती है? दुल्हन के जोड़े में सजी आरती जमीन पर रोते रोते ही सो गई। दिन बीतते रहे और उसकी जिंदगी पहले से भी बुरी हो गई, क्योंकि अब उसके माथे पर एक कलंक और लग गया था। धीरे धीरे 1 महीना बीत गया। अब घर में आरती की स्थिति पहले से भी बहुत बुरी हो चुकी थी। एक शाम सभी बैठे थे। आरती चाय लेकर आई। आजा महारानी आजा, तूने भी जन्म दुखी कर रखा हमारा। ढंग से चाय बना लिया कर, मैं जानती हूँ इसमें चीनी भी ना होगी। आरती ने सभी की तरफ देखा और चाय रखकर अंदर चली गई। देखो, इसकी आंखों में कितना गुस्सा है। अरे क्या कहूँ बेटा, बस कोई इससे शादी कर ले। नहीं माँ जी, इस कुलच्छनी की वजह से सोनू और मोनू की भी शादी नहीं हो रही है। वही तो चिंता है, और अब इसने एक और कलंक लगा दिया माथे पर। खानदान का नाम डुबा दिया इसने, और कुछ नहीं। तभी बाहर से रघु भी आ गया। पापा, आज आप बहुत खुश हो। अरे हाँ, अब माथे से कलंक हट जाएगा। अच्छा, कोई इससे शादी करने के लिए तैयार हो गया क्या? हाँ हाँ, एक लड़का है, उम्र होगी कोई 35 साल। ये उसकी तीसरी शादी होगी। सभी आश्चर्यचकित हो गए। आप ये क्या कर रहे हैं? देखो, मैं जबान दे आया हूँ, इसलिए अब फैसला नहीं बदला जाएगा। ठीक है बेटा, तूने किया है तो ठीक ही किया होगा। वैसे भी बाप अपनी बेटी के लिए हमेशा अच्छा ही सोचता है, चाहे दुनिया कुछ भी समझे। हाँ माँ,
अच्छा, दहेज में क्या मांग रहे हैं? माँ समझो लॉटरी लगी है। कैसे? शादी 8 दिन बाद ही है और वो सिर्फ 5 लोग आएंगे और इसे लेके जाएंगे। हमारा कोई खर्चा नहीं होना, जो भी है सब उनका होगा। हाँ पापा सही है, वैसे भी हमें इसकी शादी में जो भी लगाना था हमने लगा दिया। अब शादी टूट गई तो हमारी इसमें क्या गलती है? हाँ बेटा सही बात है। चलो अच्छा है, ये यहाँ से निकले तुम आगे का कुछ सोचे। घर में बहू भी लानी है। हाँ माँ, मैं इसीलिए ही भाग दौड़ में लगा था। आरती भी रसोई में बैठकर ये सब चुपचाप सुन रही थी, लेकिन उसके पास अब कोई जवाब नहीं था, क्योंकि आरती अब बोलती ही नहीं थी। ये कहानी है एक ही छत के नीचे रहने वाली 2 बहुओं की। एक पढ़ी लिखी आत्मनिर्भर नेहा और दूसरी कम पढ़ी लिखी कम उम्र की और सहमी हुई सुनीता। दोनों की किस्मतें अलग थी, लेकिन दुख एक जैसे थे। सुनीता, तुझे कितनी बार कहा है कि चूल्हे में आग ठीक से जलाया कर। खाना जल गया तो पूरा घर मुझे ही कोसता है। माजी में कोशिश कर रही थी, लकड़ी गीली थी। मुंह मत चला, तेरे मायके वालों ने तुझे कुछ सिखाया ही नहीं। हर काम अधूरा, हर बार बहाना, हर बात पर बहाना। सुनीता सिर झुकाकर आंसू रोक लेती है। तभी नेहा कमरे से निकलती है। वह ऑफिस जाने की तैयारी में है, हाथ में फाइलें और बैग लिए। और तू नेहा, देखो जरा अपने लिबास को। बहू होकर ये पैंट शर्ट पहनकर दफ्तर जाती है। हमारी नाक कटा दी तूने। माँ जी, मैं बस अपना काम करने जा रही हूँ। ये मेरी नौकरी है, इसी से घर में पैसे आते हैं। पैसे? हमें तेरे पैसे की जरूरत नहीं है। हमें तो ऐसी बहू चाहिए जो घर संभाले, घर की परंपरा निभाए। परंपरा अगर औरत को सिर्फ चूल्हा चौका और गाली तक सीमित कर दे तो उस परंपरा का क्या फायदा? घर में सन्नाटा छा जाता है। सुनीता डर से नेहा को देखती है। आप इतनी हिम्मत से बोल देती हैं, मैं तो सोच भी नहीं पाती। हिम्मत करनी पड़ती है सुनीता, वरना ये लोग हमारी चुप्पी को हमारी मजबूरी समझ लेते हैं। रात का समय दोनों बहुएं रसोई में बर्तन मांज रही हैं। सास दूर से देख रही है। दीदी, आप पढ़ी लिखी हैं, नौकरी करती हैं, फिर भी आपको इतना सुनना पड़ता है। मैं तो बिल्कुल अनपढ़ हूँ, मेरा तो कोई सहारा ही नहीं। अनपढ़ होना तेरी गलती नहीं सुनीता, गलती उन लोगों की है जो हमें इंसान नहीं सिर्फ बहू मानते हैं। कभी कभी सोचती हूँ काश मैं भी पढ़ाई कर पाती, शायद जिंदगी थोड़ी अलग होती। जिंदगी अलग हो सकती है, लेकिन इसके लिए हमें लड़ना होगा। अचानक नेहा का पति शोभित कमरे से बाहर आता है, हाथ में मोबाइल और चेहरे पर गुस्सा। नेहा, तुझसे कितनी बार कहा है कि नौकरी छोड़ दे? तुझे खुद से अपने फैसले लेने का हक किसने दिया? तुमने शादी के वक्त कहा था मेरी पढ़ाई और नौकरी पर रोक नहीं होगी, तुम्हें याद नहीं? वो सब दिखावे की बात थी। असली बहू वही है जो सास ससुर की सेवा करे। सास बीच में आकर बोलती है, बिल्कुल सही कह रहा है मेरा बेटा। और देखो ये सुनीता है ना, यही असली बहू है। चाहे पढ़ी लिखी नहीं है, पर पैर दबाती है, खाना बनाती है, आदेश मानती है। माँ जी, मैं तो बस अपना फर्ज निभा रही हूँ। फर्ज? यहाँ बहू का फर्ज सिर्फ सहना क्यों होता है? आदमी का फर्ज क्यों नहीं कि औरत का सम्मान करे? शोभित गुस्से में नेहा का हाथ कसकर पकड़ लेता है। ज्यादा जुबान चलाने लगी हो, भूल गई है कि ये घर है, ऑफिस नहीं। ये घर है इसलिए सह रही हूँ, वरना ऑफिस में तुम जैसे लोगों की जगह तक नहीं। सुनीता डर के मारे चुप रह जाती है। नेहा अंदर चली जाती है। नेहा की बातों में आग थी, लेकिन उस आग में वो अकेली जल रही थी। सुनीता चुप थी क्योंकि उसे डर था, लेकिन नेहा की चुप्पी अब टूट चुकी थी। ये घर जो बाहर से हवेली लगता था, अंदर से एक काला कारागार था, और उस कारागार से निकलने की ठान चुकी थी नेहा। अगले दिन मोहल्ले की औरतें आंगन में बैठकर गपशप कर रही थी। अरे बहन जी, वो नेहा को देखा? नौकरी करती है, गाड़ी चलाती है। बताओ, बहू होकर ये सब शोभा देता है क्या? और बेचारी सुनीता
वो तो बेचारी दिन रात खटती रहती है, मगर सुनीता जैसी ही बहुएं घर को संभालती हैं। हाँ बीबी, नेहा जैसी औरतें ही कल घर को तोड़ देती हैं। नेहा यह सब सुन लेती है। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आती है, लेकिन भीतर ही भीतर उसकी आंखें गहरी हो जाती हैं। घर वो नहीं होता जहाँ सिर्फ औरत का त्याग मांगा जाए। घर वो होता है जहाँ सबका सम्मान हो, और अगर यहाँ सम्मान नहीं तो फिर ये मेरा घर मेरा हो ही नहीं सकता। रात में नेहा अपने कमरे में अकेली बैठकर डायरी लिख रही थी। आज फिर वही ताने, वही जुल्म, लेकिन अब मन बना लिया है। मैं इस घर में अपने आत्मसम्मान को गंवाकर नहीं रह सकती। ये लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं है, मुझ जैसी हर औरत की है। अगर मुझे गलत ठहराया जाएगा तो सही, लेकिन मैं अब चुप नहीं रहूंगी। नेहा ने ठान लिया था, पर उसे अंदाजा नहीं था कि उसके फैसले से न केवल उसका बल्कि सुनीता का भविष्य भी बदलने वाला है। रात गहरी थी। नेहा अपने कमरे में लेटी हुई थी, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। मन में एक ही सवाल घूम रहा था, कब तक सहूं और क्यों सहूं। सुनीता उसी समय रसोई में थी, रात का बर्तन मांज रही थी। उसकी थकी आंखों में आंसू तैर रहे थे। मैंने तो सोचा था कि शादी के बाद नया जीवन मिलेगा, प्यार, सम्मान, परिवार, पर यहाँ तो बस ताने, जिल्लत और हर पल की लड़ाई है। अचानक दरवाजे पर खटखट हुई। नेहा उठी और बाहर आई। सुनीता सामने थी। तुम सोई नहीं? नींद कहाँ से आएगी दीदी, जब मन अशांत हो तो आंखों को चैन कहाँ। लेकिन तुम अभी तक क्यों नहीं सोई हो? यहाँ चैन किसी को नहीं। मैं तो सोचती हूँ मैंने किताबें पढ़ी होती, पढ़ाई की होती, तो शायद आज तुम्हारी तरह अपने लिए खड़ी हो सकती। नहीं, पढ़ाई ही सब कुछ नहीं, हिम्मत होनी चाहिए, और वो हिम्मत तुम में भी है। सुनीता की आंखें भर आईं। सुनो बहुओं, ये घर कोई होटल नहीं है। सुबह से चाय का कप तक नहीं मिला। नेहा, तुम्हें इतनी पढ़ाई लिखाई का घमंड है ना? चलो जरा साबित करो, रसोई भी चला कर दिखाओ। मैं रसोई चला सकती हूँ, पर ये ताने सुनने के लिए नहीं पढ़ी। मैं नौकरी भी कर रही हूँ, घर भी संभाल रही हूँ। नौकरी नौकरी, यही नौकरी तो इस घर की बर्बादी है। अरे पहले की औरतें भी तो घर में रहती थी, सास ससुर की सेवा करती थी, और ये नई पीढ़ी तलाक और बर्बादी के सपने देखती है। सुनीता चुप खड़ी थी, पर उसकी चुप्पी भी बोल रही थी। दिन बीतते गए। नेहा का पति शोभित और सुनीता का पति अमन भी अक्सर माँ की बातों में आकर पत्नियों को नीचा दिखाते थे। देखो नेहा, तुम अपने पैरों पर खड़ी हो, ये अच्छी बात है, पर इस घर में मेरी माँ का आदेश चलता है। अगर तुम्हें रहना है तो वैसे ही रहना होगा जैसे वो कहती है। शोभित, मैं तुम्हें बहुत सम्मान देती हूँ, पर क्या मेरा सम्मान जरा भी मायने नहीं रखता? मेरी मेहनत, मेरी नौकरी, ये सब तुम्हें बोझ लगता है? हाँ, बोझ ही लगता है, क्योंकि तुम घर के नियम नहीं मानती हो। नेहा की आंखों में आंसू आ गए, पर उसने उन्हें गिरने नहीं दिया। उधर सुनीता का संघर्ष और गहरा था। तुम कभी मेरी बराबरी नहीं कर सकती। तुम अनपढ़ हो, तुम्हारा काम सिर्फ बच्चे पालना और घर का काम करना है तारी। मैं अनपढ़ सही, पर दिल रखती हूँ। तुम्हें कभी मेरी मेहनत दिखती है? मैं सुबह से रात तक काम करती हूँ, फिर भी एक शब्द तारीफ का नहीं मिलता। तुम जैसी औरत की तारीफ कौन करता है? सुनीता का दिल छलनी हो गया। शाम का समय, नेहा और सुनीता छत पर बैठी थी। दोनों चुप थी, पर चुप्पी में भी बहुत कुछ था। अगर मैं कहूँ कि मैं ये सब और बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो क्या मतलब मैं तलाक लेने का सोच रही हूँ। सुनीता हक्की बक्की रह गई। तलाक? दीदी, समाज क्या कहेगा? लोग तुम्हें ताने देंगे, छोड़कर चली गई बहू, घर तोड़ने वाली औरत, ये सब नाम देंगे। मुझे समाज की नहीं, अपनी जिंदगी की चिंता है। अगर मैं खुद के लिए नहीं सोचूंगी तो कौन सोचेगा? सुनीता ने उसकी आंखों में देखा। वहाँ डर भी था, पर उससे कहीं ज्यादा हिम्मत। अगले दिन सुबह घर में जैसे तूफान आ गया। ये क्या सुन रही हूँ मैं? नेहा, तुम तलाक लेने वाली हो? हमारे खानदान की नाक कटा कर रख दोगी। नाक कटाना तब होता है जब औरत पर जुल्म हो और वो चुपचाप सहती रहे। नाक बचाना तब होता है जब औरत अपने लिए खड़ी हो।
नेहा, तुम्हें शर्म नहीं आती कि तलाक मांग रही हो? मैं तुम्हें कभी तलाक नहीं दूंगा, समझी? झूठ। मैं तलाक लेकर रहूंगी। पूरा घर सन्नाटे में डूब गया। रात को सुनीता अपने कमरे में रो रही थी। उसके दिल में तूफान था। दीदी सही कह रही हैं, पर मैं कहाँ जाऊँ? ना पढ़ाई ना नौकरी, बस ये घर। अगर मैं भी खड़ी हो जाऊँ तो मेरा सहारा कौन बनेगा? उसकी आंखों से आंसू बहते गए। अब घर में माहौल और जहरीला हो गया था। नेहा ने तलाक की बात साफ कर दी थी, लेकिन समाज, ससुराल और पति सब उसके खिलाफ खड़े थे। सुनीता दो राहों पर थी, चुपचाप सहना या नेहा के साथ खड़ी रहना। कोर्ट की तारीख नजदीक आ रही है। घर का माहौल भारी है। सास ससुर दोनों बहुओं पर अलग अलग दबाव डाल रहे हैं। नेहा, आज फिर नौकरी पर जा रही हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? तलाक की बात करके अब भी घर की इज्जत मिट्टी में मिलाना चाहती हो? अम्मा जी, इज्जत उस घर में रहती है जहाँ औरत को सम्मान मिलता है। अगर रोज तानों और जिल्लत में जीना इज्जत कहलाती है तो मुझे ऐसी इज्जत नहीं चाहिए। तेरी जबान बहुत चलने लगी है। इस घर की बहुएं सिर झुकाकर रहती थी और तू हमें आंखें दिखा रही है। सुनीता देख, तू जैसी है वैसी रहना, वरना तेरी भी खैर नहीं। जी बाबूजी। सुनीता फिर चुप हो जाती है, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं नेहा की बातों का असर होने लगता है। पहली बार उसे लगता है कि शायद चुप रहना ही उसका एकमात्र रास्ता नहीं है। जी सर, मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लिए हैं। अगली सुनवाई पर मैं सारे सबूत कोर्ट में पेश कर दूंगी। बस मुझे अपने हक की लड़ाई जीतनी है सर। बहुत अच्छा नेहा जी, आप बहुत बहादुर हैं। डरिए मत, कानून आपके साथ है। नेहा फोन रख देती है। जैसे ही वह मुड़ती है, दरवाजे के पीछे खड़ी सुनीता को देख लेती है। सुनीता, तुम यहाँ कब से खड़ी हो? मैं सब सुन रही थी। आप सच में तलाक ले रही हैं? हाँ सुनीता, अब और नहीं सह सकती। औरत अगर पढ़ी लिखी है तो उसे अपने पैरों पर खड़े होने का हक है। मैं डरते डरते जीना नहीं चाहती। काश मैं भी पढ़ी लिखी होती। मैं तो सिर्फ गालियां सुनने और अपमान सहने के लिए यहाँ आई हूँ। नहीं सुनीता, पढ़ाई जरूरी है, लेकिन सबसे जरूरी है हिम्मत। अगर तुम बोलोगी नहीं तो ये लोग तुम्हें हमेशा दबाए रखेंगे। सुनीता पहली बार सिर उठाकर नेहा की आंखों में देखती है। उसके चेहरे पर डर की जगह हल्की सी दृढ़ता दिखाई देती है। अम्मा जी, बाबूजी, मुझे काम करना है। मैं सिलाई जानती हूँ। मैं घर से सिलाई का काम करूंगी। क्या अब दूसरी बहू भी हमारे सिर चढ़ेगी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कहने की? हमारे घर की औरतें घर के बाहर कदम नहीं रखती और तू काम करेगी। शर्म नहीं आती? शर्म मुझे तब आती है बाबूजी जब रोज अपमान सहना पड़ता है। अब और नहीं। मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी जीने का हक है। पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। सबको उम्मीद थी कि सुनीता हमेशा की तरह चुप रहेगी, पर इस बार उसके चेहरे पर अड़िग साहस था। नेहा को उसकी आंखों में पहली बार अपनी झलक दिखाई दी। नेहा जी, आप अपनी बात रखिए। माय लॉर्ड, मैंने इस घर में बहुत कोशिश की, रिश्तों को निभाने की, सम्मान देने की, लेकिन जब हर रोज अपमान ही मिले, जब मेरी पढ़ाई, मेरी नौकरी, मेरी आजादी को जंजीरों में जकड़ा जाए, तो ऐसे रिश्ते का क्या मतलब जज साहब? मैं तलाक चाहती हूँ ताकि अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी सकूं। ये औरत सिर्फ घर बिगाड़ने पर तुली है। इसे आजादी चाहिए, रिश्ते की कोई कद्र नहीं। नहीं, मुझे इंसान की तरह जीने का हक चाहिए। अगर वो घर मुझे वो नहीं दे सकता तो मुझे ऐसे घर से आजादी चाहिए। कोर्ट में सब खामोश हो गए। नेहा की आवाज गूंजती है जैसे हर औरत के दिल से निकली हो। आज आपको देखकर लगा, औरत जब सच में खड़ी होती है तो पूरी दुनिया उसका रास्ता रोक नहीं सकती। शायद मैं भी धीरे धीरे वही हिम्मत जुटा पाऊं। तुम्हें सिर्फ पहला कदम उठाना है सुनीता, फिर राह खुद ब खुद बन जाएगी। दोनों बहुएं एक दूसरे का हाथ थाम लेती हैं। एक पढ़ी लिखी है, दूसरी अनपढ़, पर दोनों अब एक ही सोच से जुड़ चुकी हैं।
इंसान की तरह जीने का अधिकार। नेहा ने डाइवोर्स का केस फाइल कर दिया था। पूरे मोहल्ले और रिश्तेदारों में हलचल मच गई थी। लोग कानाफूसी करने लगे थे। गांव और मोहल्ले की गलियों में अब सिर्फ एक ही चर्चा थी, नेहा जैसी औरत घर तोड़ रही है, पढ़ाई लिखाई और नौकरी ने इसे सिर चढ़ा दिया है। ऐसी औरतों की वजह से ही परिवार बर्बाद होते हैं। हर तरफ से तानों की आवाजें आती, औरतें फुसफुसाती, मर्द हंसते और बच्चे तक सवाल करने लगे। देखा, नेहा शोभित को छोड़ रही है। पढ़ी लिखी औरतें हमेशा बर्बादी का कारण बनती है। हाँ बहन, पढ़ाई लिखाई तो ठीक है, पर इतनी आजादी भी ठीक नहीं। शोभित थोड़ा गुस्से वाली तो है, तो क्या हुआ, औरत का काम तो सहना ही है। इन तानों की आवाजें हर दिन नेहा के कानों तक पहुंचती, लेकिन अब उसके चेहरे पर आंसुओं की जगह दृढ़ता थी। दीदी, मैंने सब सुना। लोग आपको दोषी ठहरा रहे हैं, कहते हैं आप घर तोड़ रही हैं, पर सच तो यही है कि आपने आपके लिए सही कदम उठाया। सुनीता, पता है सबसे बुरा क्या लगता है? जब औरतें ही औरतों को कोसती हैं। कोई नहीं देखता कि मुझे मेरे पति शोभित ने कितना अपमानित किया, कितना डोमेस्टिक वायलेंस किया, कितनी बार अत्याचार किया, कितनी बार मेरे सपनों को कुचला। बस सब यही देखते हैं कि मैंने तलाक मांगा है। तो क्या हुआ दीदी, लोग तो भगवान से भी सवाल करते हैं। आप सही हैं, आपने जो किया वो आसान नहीं है। मैं भले ही अनपढ़ हूँ, पर इतना जानती हूँ, औरत अगर खुद को बचाने के लिए खड़ी हो तो वो पाप नहीं। क्योंकि हर साल दहेज के नाम पर जलने से अच्छा है, लड़की होने के नाम पर रेप करवाने से अच्छा है, या हर कदम कदम पर महिला होने के वजह से दुख जिल्लत झेलने से अच्छा है ऐसी शादी से डिवोर्स ले लेना, ऐसी शादी से तलाक ले लेना। झूठे समाज की इज्जत के लिए वहाँ पड़े मत रहो, वहाँ सड़ो मत। नेहा घर के आंगन में खड़ी थी। सुनीता उसके पास आई। नेहा की आंखें भर आईं। उसने सुनीता का हाथ कसकर पकड़ लिया। माननीय न्यायाधीश, ये औरत सिर्फ इसलिए तलाक लेना चाहती है कि ये कमाती है और इसे लगता है कि अब इसे किसी की जरूरत नहीं है। अगर ये इतनी ही पढ़ी लिखी और समझदार है तो इसे परिवार की इज्जत बनाए रखनी चाहिए थी। इसने घर तोड़ा है, सारा दोष इसी का है। कोर्ट रूम में सरसराहट हुई। लोग आपस में फुसफुसाने लगे। नेहा का दिल धड़कने लगा, पर उसने खुद को संभाला। माननीय न्यायालय, सवाल ये नहीं कि मेरी मुवक्किल पढ़ी लिखी है या कमाती है। सवाल ये है कि क्या एक औरत को सम्मान और बराबरी का हक है या नहीं। शोभित ने उसे बार बार अपमानित किया, उसके सपनों को कुचला और उसे सिर्फ घर की नौकरानी समझा। क्या ऐसी शादी को निभाना ही औरत की जिम्मेदारी है? क्या इज्जत का मतलब औरत की चुप्पी है? जज ध्यान से सुन रहे थे। नेहा ने धीरे से सुनीता की तरफ देखा, जो पीछे खड़ी उसे आंखों से हिम्मत दे रही थी। ये सब झूठ है, मैंने इसे कभी नहीं रोका। ये खुद घमंडी है, बस पैसे कमा लेती है, इसलिए अब मुझे छोड़ना चाहती है। और समाज देख रहा है, सब कहते हैं कि गलती इसी की है। नेहा खड़ी हुई। उसके होंठ कांप रहे थे, लेकिन आंखों में आंसुओं की जगह आग थी। हाँ, समाज मुझे दोष दे रहा है, लोग मुझे बुरा कह रहे हैं, औरतें मुझे चरित्रहीन कह रही हैं, लेकिन कोई ये क्यों नहीं पूछता कि मैं हर रात रोते रोते क्यों सोती थी? क्यों शोभित ने मेरे सपनों को मेरा गुनाह बना दिया? क्यों मुझे अपमानित किया गया? सिर्फ इसलिए कि मैं अपनी मेहनत से आगे बढ़ना चाहती थी। अगर समाज को यही लगता है कि तलाक मांगकर मैंने पाप किया है, तो हाँ, मैं मानती हूँ कि मैंने पाप किया है, लेकिन ये पाप अपने अस्तित्व को बचाने का पाप है, और मैं इस पाप को गर्व से स्वीकार करती हूँ। पूरा कोर्ट रूम खामोश हो गया। उसकी आवाज में जो सच्चाई थी, उसने हर किसी को हिला दिया। कुछ देर चुप्पी रही, फिर जज बोले, न्यायालय इस मामले की सच्चाई को देख चुका है। विवाह बंधन तब तक ही पवित्र है जब तक उसमें सम्मान और बराबरी है। जब शोभित अपनी पत्नी की गरिमा को बार बार ठेस पहुंचाता है तो वो बंधन सिर्फ कैद बन जाता है। इसलिए न्यायालय नेहा को तलाक की अनुमति देता है।
सुनीता दौड़कर उसके गले लग गई। दीदी आप जीत गई, आपने साबित कर दिया कि औरत अकेली भी लड़ सकती है। नहीं सुनीता, ये सिर्फ मेरी जीत नहीं, ये हर उस औरत की जीत है जिसे समाज चुप रहने को कहता है। आज मैंने सिर्फ तलाक नहीं लिया, आज मैंने अपनी जिंदगी वापस ली है। बाहर कोर्ट के गेट पर लोग अब भी खड़े थे, कुछ चुप, कुछ हैरान, कुछ सोच में पड़े। वही पड़ोसने जो उसे बुरा कह रही थी अब एक दूसरे की ओर देख रही थी, जैसे उनके दिल में भी सवाल उठने लगे हों, और उठे भी क्यों ना। एनसीआरबी का डेटा कहता है कि हर साल महिलाओं के साथ कितने अत्याचार होते हैं। एक गांव में राम सिंह और उसका परिवार रहता है। बेचारा राम सिंह बहुत चिंतित था। तभी उसकी पत्नी वहां आई। क्या हुआ? तुम इतने दुखी क्यों बैठे हो? तुम जानती हो उर्मिला कि मेरी सबसे बड़ा दुख का कारण क्या है? हाँ जी, हमारी ये उम्र जिंदगी जीने की थी, लेकिन 2 बेटे होने के बाद भी जीवन नरक बन गया है। हाँ, अब देखो क्या होता है। वैसे भी हमारा जीवन कट ही गया। अब फिर से जा रहा है? हाँ, जैसे सब नौकरी पर जाते हैं ऐसे मैं भी जा रहा हूँ। बेटा, मैं और तेरे पिताजी हमेशा तुझे यही सही राह दिखाते हैं, लेकिन तू फिर भी नहीं सुधर रहा है। माँ, जब भी मैं किसी काम से बाहर जाया करूं, मुझे मत रोका करो। मेरे सारे काम बिगड़ जाते हैं। तेरे पिताजी की गांव में कितनी इज्जत है और तू ऐसी बातें करता है। हाँ हाँ हाँ, मैं सब जानता हूँ, लेकिन मैं बेवकूफों की तरह ऐसे मेहनत नहीं कर सकता। तू अपने पिताजी को बेवकूफ बोल रहा है? हाँ, जब बिना मेहनत के सब कुछ मिल सकता है तो बेवजह धूप में मेहनत करने की क्या जरूरत है? जो तू करता है वो पाप है। मेरे लिए सब सही है माँ। मैं चोरी करके ही बड़ा आदमी बन जाऊंगा, और अभी भी इतना धन कमा चुका हूं मैं। बेचारी उर्मिला चुप हो गई और रौनक वहां से चोरी करने चला गया। मंगरू और मोहन, कहाँ जा रहे हो इतनी सुबेरे सुबेरे? हम आपके पास ही आए हैं। कहो भाई, आज हमसे क्या काम पड़ गया? मोहन की पत्नी बहुत अधिक बीमार है और उसे अस्पताल में भर्ती कराने के लिए तुम्हारी जरूरत है। रमन भाई, वो सरकारी अस्पताल है और वहां हम गरीबों की इतनी आसानी से नहीं सुनी जाती। अच्छा, मैं सब समझा कि तुमको मेरी क्या जरूरत है। हाँ, मेरी पत्नी को अस्पताल में भर्ती करा दो। आपकी बहुत मेहरबानी होगी। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर इसका इलाज समय पर ना हुआ तो। मोहन ऐसा कहकर रोने लगा। अच्छा ठीक है, तुम चुप हो जाओ। हाँ, देखो, पैसे तुम्हारे यहाँ भी लगेंगे। हमारे घर में रोटी भी नहीं है, हम पैसे कहाँ से लाएंगे? वो तुम्हारी परेशानी है, और वैसे भी ये पैसे मैं खुद नहीं रखने वाला हूँ, सबको देने पड़ते हैं। लेकिन ये सब छोड़ो और पैसे का इंतजाम करो। ठीक है, हम इंतजाम करके आते हैं। मंगरू और मोहन पैसे का इंतजाम करने चले गए। बेचारे जगह जगह भटक रहे थे। फिर अंत में उन्होंने जमींदार के पास अपनी जमीन गिरवी रख दी और फिर पैसे लेकर रमन के पास गए। क्या हुआ? पैसे का इंतजाम हुआ? हाँ। अच्छा ठीक है, लाओ अब जल्दी से पैसे दो
और मैं शहर जाकर अस्पताल में बात करके पैसे जमा कर आऊंगा। दोनों पैसे देकर चले गए। रमन पैसे लेकर बहुत खुश हुआ। मुझे अपने भाई जैसे दोस्त राम सिंह और भाभी को खोने का बहुत दुख है जी। हम भी इस दुख को सहन नहीं कर पा रहे हैं। मैं आज बताना तो नहीं चाहता क्योंकि सही समय नहीं है। क्या मुखिया जी? तुम्हारे पिता ने तुम लोगों के लिए एक अमानत मुझे सौंप दी थी। बताइए मुखिया जी, क्या है वो? मैं फिर कभी बताऊंगा, आप जल्दी से दे दीजिए। अच्छा ठीक है, मैं अभी दे देता हूं। मुझे थोड़ा समय दो, मैं लेकर आता हूं। मुखिया कुछ लेने गया और जब वापस आया तो उसके हाथ में एक हल था। ये देखकर दोनों बेटे जोर जोर से हंसने लगे। कितने निर्लज बेटे हैं, माँ बाप की मौत हुई है और हंस रहे हैं। हाँ, इसके माँ बाप कितने अच्छे थे और एक इनको देखो। मुखिया जी ने रौनक के हाथ में हल देते हुए कहा, तुम घर में बड़े हो, इसलिए ये हल मैं तुम्हें सौंपता हूँ। मुखिया जी, आप भी कमाल करते हो। क्यों, क्या हुआ? मैं तो अपनी हंसी ही नहीं रोक पा रहा हूँ। शायद अभी हंसने का समय नहीं है। अरे मुखिया जी, एक दिन यहाँ से सबको जाना है और वैसे भी जो चला गया वो अब देखने नहीं आएगा। और आप ये हल लेकर आए हो, आपको क्या लगता है कि अब हम सभी अपने अपने काम छोड़कर खेती करेंगे? वही तो। अरे आप सोच भी कैसे सकते हैं, ये साधारण हल नहीं है, फिर ये एक जादुई हल है। अगर तुम इसको एक बार पूरे खेत में चला दोगे तो मैं तुम्हें बहुत सारा सोना मिल जाएगा। मजाक मत करो, मैं सच कह रहा हूं। मेरे पास 4 जादुई बीज हैं जो तुम्हारे पिताजी ने दिए। वो खुद ही तुम्हें ये सब देना चाहते थे, लेकिन ईश्वर ने इन्हें पहले ही उठा लिया। मुखिया जी ने 2-2 बीज दोनों को बांट दिए। अगले दिन दोनों भाई मंगरू, मोहन और मुखिया जी सभी खेत पर पहुंच गए। हमें पता नहीं था कि इतना सारा खजाना अपने ही खेत में छुपा है। हम बेवजह ही दूसरों के घर में चोरी करते हैं। और एक मुझे देखो, सबसे झूठ सच बोलकर पैसा कमाता रहा। पहले पता होता तो पहले अपना ही लूटते। हा 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 हा। दोनों भाई खूब हंसते हैं और फिर हल से खेत जोतना शुरू कर देते हैं। उनको शाम हो गई लेकिन सोना नहीं निकला। इस बात से दोनों भाई बहुत नाराज हो गए और मुखिया जी से कहा, मुखिया जी, आपने हमारा मूर्ख बनाया है, इसमें कुछ नहीं निकला। अरे पहले बीज तो बो दो, ऐसे कैसे कुछ निकलेगा? ओहो, मैं ये भूल गया था। ठीक है मुखिया जी, सोना पाने के लिए हम आपकी सभी बात मानेंगे। हमें पता ही नहीं था कि पिताजी हमसे इतना प्यार करते थे। सभी भाई अलग अलग कोने पर पहुंच गए। हल खेत के बीच में रखा था। रौनक ने जमीन में बीज दबा दिया, लेकिन तभी उसे चक्कर आने लगे। ओह, ये सब रो क्यों रहे हैं? क्यों चिल्ला रहे हैं? ये सब क्या हो रहा है?
रौनक की ये अजीब स्थिति देखकर रमन आया। क्या हुआ, सोना मिल गया क्या? नहीं भाई, वो सामने देख, सब रो रहे हैं, चीख रहे हैं, मुझे मार रहे हैं। मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। मुझे वो सब लोग दिख रहे हैं। मैंने जिसके यहाँ चोरी की थी वो मुझे सब मारने आ रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम ऐसा करो, अपने हल के पास जाकर बैठो और मैं अपना बीज बोकर आता हूँ। रौनक हल के पास जाकर बैठ गया। रमन ने भी बीज जमीन में डाला तो उसकी भी स्थिति खराब होने लगी। क्या हुआ, तुम्हें भी इसकी तरह दिख रहा है क्या? हाँ, मुझे भी वो सब दिख रहा है। मैंने आज तक जो भी किया है सब क्या हो रहा है, मुझे कोई इससे बाहर निकालो। मुखिया जी, ये सब आपने ही किया है। हमसे ये गलती हो गई, हमें इससे बाहर निकालो। मुखिया जी, मैं अपनी गलतियों का प्रायश्चित करने के लिए तैयार हूँ। हाँ, मुझे मेरी मृत्यु दिख रही है, मुझे बचा लीजिए। इसका एक ही उपाय है कि मैं तुमने जिसको लूटा है और जो नुकसान पहुंचाया है वो सब वापस कर दो, अन्यथा तुम्हें मरने से कोई भी नहीं बचा पाएगा। हम करेंगे, हम सब कुछ करेंगे, हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। दोनों भाई सभी के घर जाते हैं और सभी का धन वापस लौटा देते हैं और फिर किसी को भी परेशान नहीं करते हैं और पूरा गांव खुशी खुशी रहता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, ऐसी ही और कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। आस लगी है बेटा, हम गरीब लोग हैं, इस नगर में पानी की एक बूंद मिलना भी मुश्किल है। लेकिन क्यों? गरीब माँ के पास कोई जवाब नहीं था और बच्चा भूख और प्यास से वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। स्वर्ण नगरी में राजकुमारी अपने परिवार के साथ रहती है। उसका महल जल महल है। राजकुमारी अपने महल में घूम रही थी, तभी उसकी दासी मीनू आई। क्या हुआ मीनू, इतनी क्यों हाँप रही हो? राजकुमारी जी, नगर में सूखा पड़ गया है। फिर तुम मुझे ये सब क्यों बता रही हो? राजकुमारी जी, अब महाराज ने नगर की जिम्मेदारी आपको सौंप दी है, इसलिए मैं नगर की समस्या आपके साथ साझा कर रही हूँ। ठीक है, लेकिन मुझे इन गरीबों की बातों में कोई रुचि नहीं है। जी ठीक है, मैं पानी में जा रही हूँ, मेरे लिए वही खाने के लिए ले आओ। जी अभी ला रही हूँ। राजकुमारी पानी में तैरने चली गई। तभी मीनू ने भी फल लाकर दे दिए। राजकुमारी आराम से अच्छा जीवन जी रही थी। वो अपने महल में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए भी नाव में बैठकर जाती थी। बेटी, सभी नगरवासी बहुत दुखी हैं। पिताजी, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। बेटी, ये हमारी प्रजा है और इनका ध्यान रखना हमारा कर्तव्य है। पिताजी, हमें उन लोगों के बारे में क्यों सोचना है? क्योंकि हम राजा हैं। पिताजी, इसलिए हमें सिर्फ अपने बारे में ही सोचना चाहिए। ठीक है बेटी, हम सिर्फ अपने बारे में ही सोचेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी एक बात मान लो। जी कहिए पिताजी। मैं चाहता हूँ कि तुम एक बार नगर यात्रा करो। पिताजी, मैं क्यों बाहर जाऊँ? बेटी, मैंने तुम्हारे कहने से ये जल महल बना दिया। जी पिताजी। अब तुम मेरे कहने से एक बार साधारण लड़की बनकर नगर की यात्रा करो। ठीक है पिताजी। तुम्हें कोई सुविधा नहीं दी जाएगी, तुम्हें सब कुछ खुद से संभालना है। ठीक है पिताजी, मैं कल से अपनी ये यात्रा शुरू कर दूंगी। राजा ने राजकुमारी को एक सलाह दी और राजकुमारी ने इसे स्वीकार भी किया और अगले दिन सुबह वो साधारण लड़की बनकर
नगर में चली गई। मीनू भी उसके साथ गई। उनके पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था। दोनों गर्मी में रेत में चली जा रही थी। हे भगवान, मुझे इस गर्मी से बचा लो। अगर बहुत परेशानी हो रही है तो हम वापस महल चल सकते हैं। नहीं नहीं, पिताजी ने मुझे सब कुछ दिया है और आज पहली बार कुछ मांगा है, इसलिए मैं उनकी आज्ञा को नहीं टाल सकती हूँ। जी, लेकिन पिताजी ने ऐसा क्यों किया होगा, मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा है। जी पता नहीं, मुझसे इस गर्मी में चला नहीं जा रहा है और बहुत तेज प्यास भी लगी है। हमें थोड़ी दूर और जाना है, फिर उसके बाद हमें पानी मिल जाएगा। ठीक है। राजकुमारी पहली बार गर्मी तेज धूप में बाहर निकली थी। वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। तभी उनको एक बूढ़ी काकी एक मटका सिर पर रखकर नंगे पांव चलते हुए आते हुए दिखाई दी। राजकुमारी जी, उस काकी के पास पानी है। हाँ, बहुत प्यास लगी है, लेकिन क्या वो काकी हमें पानी देंगी? राजकुमारी जी, ये गरीब लोग हैं, दिल बड़ा रखते हैं। चाहे इनके पास खुद के लिए ना हो, लेकिन दूसरे को सब कुछ देने के लिए तैयार रहते हैं। ठीक है, तुम मेरे लिए पानी मांग लो। बूढ़ी काकी बहुत दुख से कई किलोमीटर से पानी लेकर आ रही थी, लेकिन जब मीनू ने पानी मांगा तो काकी ने बिल्कुल भी मना नहीं किया और पानी दे दिया। काकी, आप इतनी धूप में क्यों पानी ला रही हैं? बेटी, क्या कहूँ, हम नगर वालों की किस्मत खराब है। काकी, आप ऐसे क्यों कह रही हो? बेटी, हमें कई किलोमीटर पानी लेने जाना पड़ता है और वहाँ भी सिर्फ एक दिन में एक परिवार के लिए एक मटका पानी ही मिलता है। लेकिन काकी, ऐसा क्यों? नगर का सारा पानी राजा साहब के यहाँ महल के लिए चला गया और हमारे सभी कुएं सूख गए। काकी, फिर आपने हम दोनों को पानी क्यों पिलाया? बेटी, वैसे भी अब मेरे परिवार में कोई नहीं है। बहू बेटे पानी की कमी से पहले मर गए और एक पोता था, वो भी पानी की कमी और गर्मी की वजह से मुझे छोड़कर चला गया। इसलिए तुम्हें पानी पिलाकर मुझे लगा कि मैंने अपने परिवार को पानी पिलाया है। इतना कहकर काकी रोने लगी। राजकुमारी को भी बहुत अफसोस हुआ। राजकुमारी और मीनू नगर में आगे बढ़े तो बाकी गांव वाले भी ऐसे ही दिखे। राजकुमारी और मीनू को घूमते घूमते फिर से शाम हो गई। अभी नगर भ्रमण पूरा नहीं हुआ है। हाँ, अभी हमें यहाँ कई दिन लग जाएंगे। मुझे बहुत तेज भूख लगी है। राजकुमारी जी, ये लोग खाना भी देंगे। मुझे लगता है कि इनके पास खुद भी नहीं होगा। मैंने कहा था ना कि ये खुद भूखे रहकर आपका पेट भर सकते हैं। गजब है, मुझे विश्वास नहीं हो सकता कि इस दुनिया में ऐसे लोग भी हो सकते हैं। क्षमा कीजिएगा राजकुमारी जी, परंतु आप आज पहली बार महल से बाहर आई हैं। हाँ, तभी काकी उनके पास दोबारा आई। काकी, आप? हाँ बेटी, मैं इसी गांव में रहती हूँ। तुम मेरे घर चलो, मैं तुम्हें भोजन देती हूँ। काकी ने भोजन दिया और अगले दिन वो नगर में और आगे निकल गए। लेकिन आज पूरा रेगिस्तान था, दूर तक भी पानी का नामो निशान नहीं था। मीनू, आज लगता है कि प्राण निकल जाएंगे। जी, आज पानी दिखाई नहीं दे रहा, ऊपर से ये धूप और गर्मी। इस रेगिस्तान में एक भी पेड़ नहीं है जिसके नीचे बैठकर सांस भी ले सकें। हाँ राजकुमारी जी, काश पानी की एक बूंद ही मिल जाती। तभी एक छोटी बच्ची मोनी भी मटका लेकर जा रही थी। सुनो, तुम्हारे पास पानी है? नहीं, मटका खाली है, मैं पानी लेने जा रही हूँ। इसमें अगर एक बूंद पानी भी है तो वो ही दे दो, नहीं तो आज प्राण निकल जाएंगे। हाँ, इतना तो होगा। मोनी ने मटका पलटा तो थोड़ा सा पानी निकल आया। राजकुमारी ने उसको ही पिया और फिर रोने लगी। क्या हुआ राजकुमारी जी?
एक बूंद पानी की कीमत क्या होती है आज मुझे समझ आ गया। महाराज भी शायद, हाँ, पिताजी ने भी मुझे यही सबक सिखाने के लिए यहाँ भेजा है। जी चलो वापस जल महल लौट चलते हैं। ठीक है। दोनों महल वापस पहुँच गईं और सबसे पहले जाकर पानी पिया। बेटी, कैसी रही यात्रा? संपूर्ण हुई? नहीं पिताजी, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी। आप जल्दी से किसी को भेज दीजिए और सभी नगर वासियों को महल में बुला लीजिए। जब तक हम उनके नगर में जगह जगह कुएं, तालाब, पेड़, नदी और बाकी सब कुछ हरा भरा नहीं करा देते, तब तक सभी हमारे महल में रहेंगे। ठीक है बेटी, मैं अभी करा देता हूँ। हाँ पिताजी, और अगर हम ऐसा ना करवा पाए तो फिर हमें भी जल महल में रहने का कोई अधिकार नहीं है। हाँ बेटी, मुझे तुम पर गर्व है। राजा ने सभी नगर वासियों को अपने महल में आश्रय दिया और उनके नगर को फिर से बसाया। अब सब कुछ हरा भरा हो गया। सब कुछ सही होने के बाद नगर वालों ने राजकुमारी को धन्यवाद दिया और स्वर्ण नगरी सच में स्वर्ण बन गई। पोरस और मलिका की अनोखी प्रेम कहानी। माँ माँ माँ। पोरस की माँ महारानी प्रियदर्शनी दौड़ते हुए कक्ष में प्रवेश करती हैं। क्या हुआ पुत्र, आज फिर से वही सपना देखा क्या? हाँ माँ, आज फिर से वही सपना आया। मैंने साधु महाराज से बात की है, आज हम दोनों उनके आश्रम चलेंगे। हाँ माँ, इस सपने से मैं भी बहुत परेशान हो गया हूँ। ना जाने सपना मुझे ही बार बार क्यों आता है। ये सोचकर मेरा भी मन घबराता है। तभी बाहर से महाराजा कृष्णदेव आए। क्या हुआ, तुम सब परेशान क्यों हो? पोरस ने आज फिर से वही सपना देखा। अभी दरबार का समय हो रहा है, फरियाद आते ही होंगे, इसलिए सिर्फ तुम दोनों ही साधु महाराज के पास चले जाओ। ठीक है, मैं जा रही हूँ। महारानी अपने पुत्र पोरस के साथ साधु महाराज के पास गई, जो रामनगर में ही महल के पास उपस्थित था। प्रणाम साधु महाराज। मैं समझ गया कि आप क्यों आए हो। हाँ साधु महाराज। महारानी जी, आपको पुत्र मोह त्यागना होगा। नहीं नहीं साधु महाराज, ऐसा मत कहिए। मेरा अकेला पुत्र है, मैं इसके बिना नहीं जी पाऊंगी। विधि के विधान को कौन टाल सकता है? साधु बाबा, मैं इस सपने से परेशान हो चुका हूँ। मैं इस रहस्य को जानना चाहता हूँ। हाँ पुत्र, तुमने इसको सही रूप से पहचानना। ये सिर्फ सपना नहीं, बल्कि एक रहस्य भी है, जिसकी खोज तुम्हें खुद करनी होगी। साधु बाबा, मैं तैयार हूँ। बहुत सारी परीक्षाओं से गुजरना होगा। मैं इस रहस्य को जानने के लिए हर परीक्षा से गुजरने के लिए तैयार हूँ। नहीं नहीं पुत्र, ये अनर्थ मत करो। साधु महाराज ने महारानी प्रियदर्शनी को सारी बात बताई। महारानी पोरस के साथ नम आंखों से वापस महल आ गई। पोरस अपने बगीचे में टहल रहा था, तभी वहां फ्रूटी और पिचकू आ गए, जो उसके दोस्त हैं। और फ्रूटी व पिचकू की माएं महल में दासियां हैं। बंधु, आज आपने हमें बुलाया भी नहीं। हाँ, यहाँ तुम अकेले घूम रहे हो। हाँ, वो मैं। क्या हुआ बंधु, तुम हमसे बातें कब से छुपाने लगे? हाँ, पहले सब कुछ हमें बताते थे, लेकिन अब क्या हुआ? अरे तुम लोग तो जानते ही हो कि वो सपने मुझे परेशान करता है। फिर तुमने क्या सोचा है? मैं उसके पीछे जाना चाहता हूँ। हाँ चलो, ये यात्रा बहुत रोमांचक होगी। हाँ 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 हाँ, तुम साथ चलोगी? सच में? हाँ 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 हाँ। हाँ, हम बचपन से साथ हैं, इसलिए तुम जहाँ जाओगे वहाँ मुझे भी जाना है। हाँ बंधु, मैं बहुत ज्यादा ताकतवर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तुम दोनों मुझसे मजाक कर रहे हो क्या? नहीं नहीं, मैं सच में बोल रहा हूँ। और मैं भी सच बोल रही हूँ, क्योंकि फ्रूटी कभी झूठ नहीं बोलती। नहीं यार, फ्रूटी झूठ बोलती है, बहुत झूठ बोलती है। नहीं, तुम झूठ बोलते हो। अरे बस बस रुको भाई,
अब झगड़ा बंद करो और ध्यान से सुनो। हम बहुत जल्दी यहाँ से चलेंगे। तभी वहां महारानी आ गई। क्या हुआ? कहाँ जाने की बात हो रही है? कहीं नहीं माँ, ऐसा ही बगीचे में युद्ध अभ्यास की बात कर रहे थे। अच्छा ठीक है, अब मेरे साथ चलो और भोजन ग्रहण कर लो। ठीक है माँ। अच्छा, कल सारी योजना बताना। हाँ, ध्यान से और भूलना मत, हम भी साथ चलेंगे। ठीक है। पोरस अपनी माँ के साथ भोजन ग्रहण करने चला गया। वो आएगा, वो आएगा। पोरस, 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 तुम कब आओगे? कब आओगे तुम? ऐसा कहते हुए पोरस नींद से उठ गया। ये सब फिर से आ गया। कौन है वो लड़की जो मुझे बार बार बुलाती है? आखिर मेरा उससे क्या संबंध है? बस अब और नहीं, आज मैं वहां जाकर ही रहूंगा। पोरस ने महारानी और महाराजा को कुछ भी नहीं बताया और वहां से साधु महाराज के आश्रम गया और अपनी बात बताई। साधु महाराज ने पोरस को एक नक्शा दिया और कुछ जरूरी बातें भी बताई। ये तुम्हारी मंजिल का रास्ता है, लेकिन रास्ते के लिए मैंने जो बात बताई है उनका भी ध्यान रखना। जी गुरुजी, अब मुझे आज्ञा दीजिए। पोरस साधु महाराज के बताए हुए रास्ते पर निकल गया। तभी रास्ते में फ्रूटी और पिचकू मिल गए। हम दोनों को यहाँ अकेले छोड़कर जा रहे हो? हम दोनों भी तुम्हारे साथ चलेंगे। रास्ते में बहुत खतरा होगा और मंजिल भी बहुत आसान नहीं है। हम सिर्फ अपने दोस्त के साथ जाना चाहते हैं, बाकी हम कुछ नहीं जानते। ठीक है, तुम दोनों भी चलो। पोरस के साथ फ्रूटी और पिचकू भी इस रहस्यमय यात्रा पर निकल गए। वो एक जंगल में चले जा रहे थे। मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे भी भूख लगी है। क्या हुआ बंधु, तुम्हें भूख नहीं लगी है? अरे तुम सब छोड़ो, अपनी इस किताब में देखकर बताओ कि अभी कितनी दूर चलना है। हा 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 हा। क्या हुआ पिचकू, अभी से थक गए? तुम तो जानते ही हो कि मुझे कितनी भूख लगी है। जी जानते हैं। चलो आसपास कुछ खाने के लिए होगा, वो ढूंढते हैं। हाँ, वो सामने देखो, एक बगीचा है। अरे वाह, अब तो हम वहाँ खूब सारे फल खाएंगे। चलो मित्रों, फिर देर क्यों करनी। तीनों जल्दी से उस बगीचे में पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी उन्हें दो लोग रोक लेते हैं। हे रुको, कहाँ जाते हो? हमें बहुत भूख लगी है। कुछ फल खाने जा रहे हैं। नहीं, तुम अंदर नहीं जा सकते। क्यों? मैं इस बगीचे की रखवाली करने के लिए खड़ा हूँ। हाँ ठीक है, हम आपकी आज्ञा से अंदर आकर खा लेते हैं। इस बगीचे के कुछ नियम हैं। क्या नियम है? तुम्हें मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा, तभी तुम यहाँ से फल ले जा सकते हो, अन्यथा तुम अंदर नहीं जा सकते हो। ठीक है, बताइए, आपके क्या सवाल हैं? अच्छा, एक पहेली बताओ। बंधु, अब तुम ही बताना, हम कुछ नहीं बता पाएंगे। हाँ बंधु, मेरे अंदर भी दिमाग कम है। अच्छा ठीक है। पहेली है कि मुझे तुम छू नहीं सकते पर देख सकते हो। अरे इतना आसान, ये मैं जानता हूँ। वैसे इसका उत्तर मैं भी जानती हूँ, लेकिन कोई नहीं, पहले तुम ही बताओ। इसका उत्तर है आकाश, जिसको हम देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। पोरस, फ्रूटी और पिचकू तीनों एक दूसरे को हैरानी से देखते हैं। कहानी जारी रहेगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।